सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। दिस इज कुणाल। तो भाई अब तक हम जो चीज़ें पढ़ते थे, है ना, अब तक जो भी फिजिक्स में हम पढ़ते थे, हो सकता है आपको फील नहीं आ रहा होता, है ना। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, हो सकता है उसकी फील नहीं आई होगी आपको, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाए होगे डायरेक्टली। बट अब आप जो चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है, अब आप जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हो उसमें आपको भाई टोटली फीलिंग आपको लानी पड़ेगी अंदर से, ठीक है। क्यों भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आप फीलिंग नहीं ला पाओगे, आप कनेक्टिविटी नहीं ला पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे चीजें चल क्या रही हैं, है ना। तो आपको अब से क्या करना है, कोई भी चीजें आप टॉपिक पढ़ो तो आपको कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, ठीक है। कोई भी चीज आप समझने जाते हो तो उसके लिए आपकी कनेक्टिविटी आपके बाहर आनी चाहिए, ठीक है। जो फीलिंग है वो पूरी शो कर दो भाई, कि मैं पूरी फीलिंग दिखा सकता हूं यहाँ पे कि मैं क्या क्या चीजें हो रही है ना। अब वो जो हरकतें थी आपकी रेस 3 के सलमान खान वाली कि सारी मैं रूल्स तोड़ते चलूंगा, कोई फॉलो नहीं करूंगा, कोई फिजिक्स मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो अब नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सारे रूल सब समझने हैं, क्या चीजें होती हैं, है ना, क्या क्या चीजें फिजिक्स में होती हैं, आप क्या चीजें डेली लाइफ में करते हो, ठीक है। आप क्या चीजें डेली लाइफ में करते हो उसे फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना है ना। अब उसे फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना है। आप बॉटल उठाते हो तो बॉटल के ऊपर कौन सा वर्क करते हो, फोर्स लगाते हो, क्या करते हो, भाई सारी चीजें अब तुम्हें समझनी है ना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज अपने चैप्टर की, फोर्सेस, है ना, फोर्सेस एंड एनएलएम। तो भाई आज जो लोग नए हो, ठीक है, जो लोग नए हो सारे लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। बिकॉज अगर आप एनटीएससी के एस्पिरेंट हो भाई, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तैयारी करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बिकॉज आपको सारी चीजें मिल रही है, पहले थ्योरी मिल रही है, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस मिल रही है ना। 2 क्लासेस आपकी मिस हुई हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। बट अब मैं ठीक हूँ, है ना, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं बट ठीक हूँ। आपको उतना चीजें अब इरेगुलरिटीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई फोर्सेस एंड एनएलएम। तो हम फोर्सेस बोलते किसे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फोर्सेस आप जनरली लोग बोलते हैं भाई कोई पुल या फिर पुश हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसको ये मैंने पुश किया, पुल किया, है ना। वहां पे जो हम एक पुल और पुश लगाते हैं वही हमारा फोर्स होता है, ठीक है, पहली डेफिनेशन। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हो एक प्रेशर बोल सकते हो, है ना, किसी एरिया पे आप प्रेशर लगा रहे हो। या फिर फोर्स को आप बोल सकते हो कि ये कॉज है जिसके कारण बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है ना, जिसके कारण बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगती है ना। आप देखो फील इन द सेंस मैंने क्यों बोला था आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अगर एक्सेलरेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोला हूं कि अगर कहीं पे भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है भाई, हमारी स्पीड को चेंज करता है ना। सिंपल बात मैंने हर बार बोली है यही बात कि अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, इट मींस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, एक्सेलरेशन लेगा। एक्सेलरेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये देखो पुश कर रहा है बॉडी को, है ना, तो ये क्या लगा रहा है, इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं फोर्स को ऑलवेज डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो तो एफ से डिनोट करते हो आप। अगर पुल की बात करें तो इस बॉडी को ये पुल कर रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है तो ये भी कुछ इस पे फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो क्या यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन मैटर कर रहा है ना। अब कैसे मैटर कर रहा है, देखो अगर आपको बॉडी को इधर डिस्प्लेस कराना है तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे। अगर इस बॉडी को आपको इधर डिस्प्लेस कराना है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, है ना, नॉर्मल सी बात है। चलो अब बात करते हैं क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या पढ़ा था भाई, कि सिंपल सी बात है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करे और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है ना, सबने पढ़ा है। तो ये फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसे, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। अब कैसे मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। अभी इसकी और भी एक्सपेंशन हम करेंगे धीरे धीरे, बट बेसिक बातें पहले हम जान लेते हैं, ठीक है ना। फोर्स समझ में आ गया सबको, कोई डाउट? चलो डाउट हो तो पूछो तुरंत आप, है ना। अब बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। नेट फोर्स क्या होता है, ठीक है, आप कैसे समझ सकते हो नेट फोर्स को। अब
नेट फोर्स समझने से पहले, ठीक है, नेट फोर्स समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। पहले देखो फोर्स की बात कर लेते हैं। ये कुछ हमारा बॉडी है एक, ठीक है, ये कुछ हमारा एक बॉडी है, बॉडी का नाम हम ए रख ले रहे हैं, है ना, ए रख ले रहे हैं। ये कुछ रेस्ट में था, ठीक है, ये रेस्ट में था, u इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इनिशियल कंडीशन की, जब बॉडी हमारी रेस्ट में थी, ठीक है, अब हमने कुछ इस पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है भाई, हो सकता है कुछ t टाइम बाद, t इज इक्वल टू t टाइम पे बॉडी यहां आ जाए और इसके पास कुछ वेलोसिटी हो, ठीक है, कुछ वेलोसिटी हो, ये कुछ 0 थी, बाद में कुछ वेलोसिटी आ जाए इसके पास, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद। तो आप क्या बोल रहे हो, फोर्स विच कॉज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, है ना, ये भी आप बोल सकते हो कि ये किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकता है ना। आप बात कर रहे हो कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, ठीक है, फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स आप बात कर रहे हो यहाँ पे, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है भाई, जो पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज कर सकता है, ठीक है। अब डायरेक्शन पे भी मैटर करता है, चीजें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे अप्रोक्सीमेटली उसी डायरेक्शन में आपके बॉडी का मोशन भी होता है, बट कंडीशंस अलग होती हैं हर जगह, तो हर जगह कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन हमारी चेंज हो गई, कुछ वेलोसिटी इसके पास आ गई, तो क्या इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई? एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप बोलोगे कि फोर्स क्या क्या करता है? फोर्स आपका पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे लग जाए तो पोजीशन चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है, स्पीड चेंज कर सकता है। ये तीन काम तो यहां से हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जब कोई भी बॉडी हमारी v वेलोसिटी से आ रही थी, ठीक है, v वेलोसिटी से आ रही थी, मान लो ये कुछ हमारी बॉडी है, ये v वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ही इसकी वेलोसिटी v हमने दे दी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, पहला कंडीशन, जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तब क्या होगा, ये मान लेते हैं यहां तक गया, इसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई, कुछ पहले v1 थी, है ना, कुछ पहले v1 थी, बाद में ये चेंज होके v2 हो गई। तो हम बोल रहे हैं भाई कि ये एक्सेलरेशन फोर्स क्या कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही भाई। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई है ना, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो आप बोल रहे हो कि फोर्स हमारा क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये बात हमने पिछले में भी समझी थी, बट यहां पे ज्यादा क्लियर हुई बिकॉज आप ये बात कर रहे हो डायरेक्शन की ना, कि डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है। अब सेकेंड केस की बात करें, जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या ये बॉडी हो सकता आगे जाके रेस्ट में आ जाए, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना, हो सकता है ये कंडीशन हो, या फिर कुछ कम हो जाए, v3 हो जाए, जो कि v3 क्या हो? कम हो हमारे v1 से, ये भी कंडीशन हो सकती है। इट मींस आप रिटार्ड भी कर सकता है आपका फोर्स, है ना, फोर्स जरूरी नहीं कि हर बार एक्सेलरेट ही करे आपके बॉडी को, वो रिटार्ड भी कर सकता है ना, वो रिटार्ड भी कर सकता है आपकी बॉडी को। तो आप बोल सकते हो भाई कि फोर्स हमारा डायरेक्शन पे जरूर मैटर करता है। अगर आप राइट डायरेक्शन में लगाते हो तो वो बॉडी को आपके एक्सेलरेट भी कर सकता है, अदरवाइज वो रिटार्ड भी कर सकता है ना। चलो अब बात करते हैं हम अगले केस की, नेट फोर्स की, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है? तो नेट फोर्स देखो, कोई भी बॉडी पे मान लेते हैं, कोई एक बॉडी लेते हैं, पहले इसको समझने के लिए कोई हम बॉडी लेते हैं, एक हमने ले लिया ए बॉडी। अब इस पे आप कितने भी फोर्स लगा सकते हो, नॉर्मल सी बात है भाई, आप कितने भी फोर्स लगा सकते हो सकता है आप इस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओ, है ना। अभी हम 1D की बात कर रहे हैं, जब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हम लगा रहे हैं, ठीक है, 1D की बात कर रहे हैं, एक डायमेंशन के। मान लेते हैं हमने कुछ फोर्स ये इधर लगाया F1, ठीक है, फिर हमने एक फोर्स इधर लगा दिया F2, ठीक है, एक फोर्स लगा दिया हमने F4 और एक फोर्स लगा दिया हमने F5, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई।
देखो फोर्स क्या है भाई, सबसे जो जरूरी समझने वाली बात है कि डायरेक्शन जरूर आपको चीजें देखनी है, हर केस में आपको डायरेक्शन पे जरूर वर्क करना है, क्योंकि फोर्स विदाउट डायरेक्शन नहीं हो सकता है ना। आपको डायरेक्शन जरूर समझना है, अगर वो नहीं समझ पाओगे आप तो चीजें नहीं समझ पाओगे। अब नेट फोर्स समझने के लिए देखो, ये मान लेते हैं कोई भाई एक लड़का खड़ा है ना, आप ही लोग में से कोई एक लोग खड़े हैं, उनको मैं इधर से 4 न्यूटन से खींच रहा हूं, इधर से 3 न्यूटन से खींच रहा हूं, ठीक है, 3 न्यूटन से खींच रहा हूं। तो एक बात बताओ, बॉडी जाएगी किधर? ठीक है, अब बॉडी जाएगी किधर? आप जानते हो भाई, जिधर स्ट्रॉन्गर होगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा, उधर ही बॉडी जाएगी। लेकिन किस फोर्स से जाएगी? यही होता है आपका नेट फोर्स। आप अनलिमिटेड फोर्स लगा दो, ठीक है, अनलिमिटेड फोर्स लगा दो। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लोगे, जब नेट फोर्स इक्वल करोगे, आप सारे फोर्सेस को बैलेंस करोगे इन प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। आप इस डायरेक्शन को क्या मानते हो? पॉजिटिव, है ना, और इस डायरेक्शन को क्या मानते हो आप? नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, ये हमने पिछले लाइट वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है साइन कन्वेंशन के लिए, या फिर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वहां पे भी आप देखते हो कि आप हमेशा राइट में पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो कि 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 3 न्यूटन से इधर, बट आपसे बोला जाए बॉडी मूव किधर करेगी और किस फोर्स से मूव करेगी, है ना। अगर ये दोनों फोर्स हटा के हम कोई एक सिंगल फोर्स लगा दें जिससे कि कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसा था हमारी बॉडी इनिशियली, दोनों फोर्स लगाने के बाद जो मोशन हो रहा था वही मोशन हमारा होना चाहिए। जब हम एक फोर्स इन दोनों को हटा के लगा दें, वही नेट फोर्स होगा आपका। तो आप बोलोगे 4 से इधर खींच रहे हैं तो पॉजिटिव, एफ नेट क्या होगा आप बैलेंस कर लो, ठीक है, एफ नेट होगा आपका 4 इधर तो -3, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लोगे आप, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस लेते, तो वो क्या आएगा 1 ऑफ न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स अगर आप इन दोनों को हटा के इस डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। आप देखो चीजें आपकी वैल्यू किस में आई है? पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला मान रखा है पहले, है ना, आपने पॉजिटिव वाला डायरेक्शन ये वाला मान रखा है, तो आप बोलोगे कि इन दोनों को हटा के आप अगर एक सिंपल सा फोर्स लगा देते हो 1 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, तो बॉडी आपकी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे इनिशियली मूव कर रही थी वही सेम टू सेम फाइनली भी मूव करेगी। तो अब नेट फोर्स इस केस में बात करें तो आप क्या बोलोगे? सारे फोर्सेस को हम बैलेंस कर लेंगे, वही होता है आपका नेट फोर्स, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन हमने ये वाला पॉजिटिव माना है, तो F1 प्लस ऑफ F4 प्लस ऑफ F5 माइनस ऑफ F2, ये क्या हो गया आपके लिए? नेट फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे कि ए वाली बॉडी पे मान लेते हैं कुछ ये वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, 3 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, तो कुछ एफ नेट अगर इधर लगा दें हम, ठीक है, सारे फोर्सेस को हटा के एफ नेट अगर हम सिर्फ इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, अगर हम मान रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में ये सारे फोर्सेस, अगर यहीं पे मान लें F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी। जब आप सारे केसेस में इन तीनों का सम जो है अगर F2 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो आप ये वाला केस ले लोगे कि इस केस में आप अगर ये सारे फोर्सेस F4 हटा दो, F5 हटा दो, F1 हटा दो, F2 हटा दो, सिंगल F नेट अगर आपने लगा दिया है ना, तो जिस फोर्स से बॉडी आपकी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, मान लो मूव कर रही थी, तो वही सेम फोर्स यहां पे भी एक्ट हो जाएगा आपका, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस के जगह आप सिंगल फोर्स लगा सकते हो, वही आपका होता है नेट फोर्स, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आपकी बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? फिर से वही केस मानेंगे हम, A1 मान लेते हैं, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, और ये F3 है, ये हो गया आपका F4, ठीक है। अब F नेट निकालते हैं भाई, हमने F नेट पढ़ा है कैसे निकालते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को हम उधर रखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में लेंगे, तो F1 प्लस ऑफ F3 माइनस ऑफ F4 माइनस ऑफ F2। अब बैलेंस्ड फोर्स की बात करें, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो भाई ये सिंपल बोलता है कि जो आपका F नेट होना चाहिए वो सिंपली इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब बॉडी पे नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए, आपकी बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, या तो मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बॉडी के पास, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है, ये आपका बैलेंस्ड फोर्स बोलता है। अगर बैलेंस्ड फोर्स आपसे बोल दिया जाए, ठीक है,
मान लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है पहला, कि इसमें आप बताइए क्या कंडीशन होगी जब हमारा फोर्सेस सारे बैलेंस्ड होंगे। आपसे पूछ दिया जाए इन विच कंडीशन, ठीक है, या फिर फॉर विच कंडीशन, इन विच कंडीशन all forces are balanced। भाई अगर आपको आता है आप कमेंट करो, ठीक है, नहीं आता है तो कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जस्ट क्या करो, एफ नेट को 0 करो। अब अगर आप एफ नेट को 0 करते हो तो F1 प्लस F3 इज इक्वल टू F2 प्लस ऑफ F4, क्या यही आएगा, है ना, यही आने वाला है भाई। सिंपल सी बात है कि F1 प्लस F3 इज इक्वल टू F2 प्लस F4। अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी फॉलो कर जाती है तो आप बोलोगे आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा। अगर आपने इनिशियली रेस्ट में लिया था या फिर अगर इनिशियली u इज इक्वल टू v था, मतलब आपकी v वेलोसिटी कांस्टेंट से वो मूव कर रही थी, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। आप एक्सटर्नल, ये सारे फोर्सेस जो होते हैं ना, हम इन्हें एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। जैसे आप अलग से कोई फोर्स लगाते हो, ठीक है, आप बॉटल उठाने के लिए आप अपना हाथ लगाते हो, उसको उठाते हो, तो आप एक्सटर्नली कुछ उस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इंटरनल फोर्स नहीं है वो। तो आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है इस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में, ठीक है। चलो अब अनबैलेंस्ड, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है जो हमने उसमें की थी कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नेट फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा बॉडी पे, ठीक है, कुछ नेट फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा बॉडी पे, जो उस बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा होगा, है ना। अब वो रेस्ट में नहीं रहने वाली बॉडी आपकी, अगर इनिशियली रेस्ट में थी तो बाद में कुछ एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है, ठीक है। समझ में आई बात कि एफ नेट फोर्स अगर 0 नहीं है आपका, ठीक है, मान लेते हैं हम सिंपल सा 2 ही फोर्स लेते हैं यहाँ पे, एक ये F1 हमने लगा दिया, ठीक है, एक लगा दिया हमने F2। आप बोलोगे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एफ नेट क्या आएगा भाई इस केस में आपका, एफ नेट अगर आप निकालना चाहते हो तो F1 ऑफ प्लस F2 यही आएगा आपका नेट फोर्स, और ये 0 भी नहीं है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हो कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, बॉडी को एक्सेलरेट करा सकता है, रिटार्ड करा सकता है ना। आपकी डायरेक्शन पे मैटर करता है, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं भाई टॉर्क की। तो देखो फोर्स क्या करता है हमारा, टॉर्क भी बेसिकली आप फोर्स की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, फोर्स की तरह ही, बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। जैसे आपने फोर्स लगाया था इस बॉडी पे, है ना, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया था, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको x दिया, ठीक है, कुछ t टाइम बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है। बट टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका काम क्या है भाई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है ना, बॉडी को एंगुलर मोशन में रोटेट करता है। जैसे ये हमारी कोई रॉड है, ठीक है, एक फोर्स इस बॉडी पे फिक्स्ड है, ठीक है, इस बॉडी पे फिक्स्ड है, हमने एक फोर्स लगा दिया इधर F, और ये x डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं भाई, सबसे सिंपल बात, और ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क लोगे, ठीक है, आपसे बोला जाएगा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टॉर्क बताइए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं A है, तो अगर टाउ A आपसे बोला जाए तो आप बोलोगे ये फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आपके पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क चाहिए वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली कंडीशन कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, और x आपको अगर पता है तो आप बोलोगे टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एक्स, यही आपका हो जाएगा टॉर्क अगर A पॉइंट पे आपसे पूछा जाए, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली फोर्स ही है भाई, बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, बॉडी को रोटेट कराता है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ले आएगा, इसको रोटेट कराता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो चीजें मैंने बता दी थी भाई आपको कि फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन लाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन लाता है। इट मींस फोर्स आपका क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव सेंस में बात करें तो हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, सारे लोग पढ़ो, ठीक है, उसको अटेम्प्ट भी करो। अ ड्राइवर एक्सेलरेट्स हिज कार
फर्स्ट एट द रेट ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट रेट ऑफ 1.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड एट बाय द इंजन विल बी रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, अब देखो कार, ठीक है, कार है आपके पास, आप जान रहे हो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है। अब उस कार को चलाने के लिए, ठीक है, उस कार को चलाने के लिए फोर्स कौन लगा रहा है? सिंपल सी बात है भाई, आप कार जब चलाते हो तो एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो ना एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए, तो आपका इंजन जो है वही कार को आगे ले जाता है, ठीक है। आप कार देखो अगर, ठीक है, चलो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं भाई, मान लो ये कार है आपकी, अब इसमें कुछ इंजन वाला पार्ट इधर होता है ना, ये इंजन वाला पार्ट है मान लेते हैं, तो यही तो कुछ फोर्स लगाएगा इसको आगे ले जाने के लिए, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं काम आ रहा है, जो कार में इनबिल्ट है आपका इंजन वही फोर्स लगा रहा है ना आपकी बॉडी को मूव कराने के लिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, हमें नेट फोर्स कौन दे रहा है? आपका इंजन दे रहा है। नेट फोर्स क्या होता है आपका? एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अभी हमने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको मास भी नहीं गिवन है आपको, है ना। तो पहले केस की बात करें तो वो कुछ क्या कर रहा था, 1.8 से आपका एक्सेलरेट कर रहा है पहले केस में, तो आप बोलोगे कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। हम कुछ कांस्टेंट ले देते हैं जिसको बोल देते हैं कि अगर इसके जगह हम कुछ कांस्टेंट रख ले रहे हैं, मान लो ये K रख ले रहे हैं हम, इंटू 1.8, ये पहला केस हुआ हमारा। दूसरे केस में F2 बात करें तो K इंटू 1.2 दूसरे केस की बात हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है ना, दोनों का रेशियो बताना है आपको, फोर्स दोनों केस में। हम पहले केस की बात कर रहे हैं जब इस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे केस की बात कर रहे हैं जब इस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो कुछ F2 फोर्स लगा रहा होगा इंजन, पहले केस में कुछ F1 लगा रहा था। तो F1 बाई F2 की अगर हम बात कर रहे हैं भैया, तो आप बोलोगे 1.8 अपॉन 1.2, है ना। तो ये क्या आ गया आपका 3/2 क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है भाई आपको, है ना। सिंपल सी बात है कि 3/2 आपका आ जाएगा अगर कोई भी इंजन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तब हम कुछ उसमें और भी फोर्सेस देखते, है ना, तब वो एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर रहा होता उसकी एक्सेलरेशन को लगाने के लिए। बट यहाँ पे आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंजन ही फोर्स लगा रहा है आपकी कार को मूव कराने के लिए, ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ग्राफ नहीं समझ में आया है ना, ग्राफ नहीं समझ में आया है। अगर भाई आपको भी नहीं समझ में आया ग्राफ, तो आप कमेंट कर दो कि एक स्पेसिफिक वीडियो मैं ग्राफ की बना दूंगा, ठीक है, स्पेसिफिक वीडियो ग्राफ की। बट आप उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आए हैं, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एक्सवी ग्राफ, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक मैं उसमें ग्राफ बता दूंगा। बट आपको अगर रिक्वायरमेंट है देन, है ना, क्योंकि मैंने चीजें पढ़ाई हुई हैं, अगर वहां पे नहीं समझ में आई है तो आप फिर से बोल दो, मैं फिर से स्पेसिफिक वीडियो ही ग्राफ पे बना दूंगा, ठीक है। चलो अब फोर्सेज उसने तो समझ लिया, है ना, किसने दिया था भाई, हमारे न्यूटन सर ने, पहले गैलीलियो सर ने पढ़ा था उसको, है ना, बट वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनसे कुछ चोरी करके आइडिया हमारे न्यूटन सर ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। बोला जाता ना इनके सर के ऊपर सेब भी गिरा था, ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे, तो उन्होंने सोचा भाई दिमाग तो इनका तेज था, अब हमारा होता तो हम खा के निकल लेते, बट इनका दिमाग तेज था भाई कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ मोशन के लॉ दिए, ठीक है, इंस्पायर्ड थी ये गैलीलियो से ही, उन्हीं की थ्योरी को कॉपी पेस्ट मतलब एडिट करके जो भी चीजें कर सकते हो आप, वो इन्होंने दिया कि बॉडी, 3 लॉ दिए इन्होंने। पहला लॉ कौन सा था, फर्स्ट लॉ, आपको जस्ट पढ़ना है, समझना है, ठीक है, फील लेना है, क्योंकि फील ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी।
अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है विथ कांस्टेंट स्पीड तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, अब जैसे ये आप घर पे बॉटल देखते हो टेबल पे रखी रहती है, वो टेबल पे ही रहती है ना, वो टेबल पे ही रहती है जब तक कि आप उसको उठा के कहीं नहीं रखते हो। तो क्या वो हटती है? नहीं हटती भाई। क्यों? क्योंकि वो इनर्सिया है, उसके पास कैपेबिलिटी है ना, रेस्ट में रहने की जो कैपेसिटी होती है भाई वही आपकी होती है इनर्सिया बस। तो न्यूटन सर ने जो लॉ दिया इसी लॉ को बोला गया लॉ ऑफ इनर्सिया। अब इनर्सिया क्या होता है हम देख लेते हैं आगे। अब समझ लेते हैं, जैसे ये बॉडी आपकी क्या थी, रेस्ट पे थी। ठीक है, अब इसको जब तक आपने एक फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर तब तक ये मोशन में नहीं आएगी। अगर आपने फोर्स लगा दिया तो ये क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ये हमने अभी पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, है ना, ये चीजें तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था भाई, कि कोई भी बॉडी है उस पर अगर फोर्स लगाते हो आप तो उसकी मोशन में हो जाएगी। वो हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, है ना। चलो बात कर लेते हैं इनर्सिया की। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, सिंपल सी बात है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, या तो वो रेस्ट में रहे या तो मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड। जो टेंडेंसी होती है उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। मतलब आपका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होने वाला है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि अगर कम इनर्शिया है मतलब कम मास। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर रहे हो अगर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है भैया कि सिंपल इनर्शिया अगर ज्यादा होगा आपका, आप इनर्शिया जैसे जैसे बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। ए एंड बी, टू ऑब्जेक्ट विथ मासेस 8 kg एंड 32 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको दो बॉडी गिवन है, कौन कौन सी? एक ए गिवन है, उसका मास गिवन है, एक बी गिवन है। ठीक है, उसका मास गिवन है। ए को बोला गया भाई 8 kg का है और दूसरा 32 kg का है। ठीक है, 32 kg का। अब आपसे बोला गया है ए हैज मोर इनर्शिया देन बी, बी हैज मोर इनर्शिया देन ए एंड बी हैव सेम इनर्शिया। अब डी क्या है भाई आपका? डी ए नॉर बी हैज एनी इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया क्या है भाई? मास की बेसिक है ना, मास से ही रिलेटेड है कि अगर मास होगा तो उसकी इनर्शिया जरूर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जितना हल्का चीज होता है ना, जितना हल्का चीज होता है आसानी से वो डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा सा भी फोर्स लग जाए तो जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी ना रेस्ट में होने के लिए। ठीक है भाई, आप बस में खड़े होते हो वहां पे भी जब बस ब्रेक मारती, इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है। वहां पे आप रेस्ट में होते हो, है ना, झटके से आप आगे की तरफ जाते हो तो वो भी इनर्शिया, आपकी टेंडेंसी ब्रेक हो जाती है। वहां पे आप टेंडेंसी थी आपकी रेस्ट में होने, बट अचानक ब्रेक लगता आपकी टेंडेंसी ब्रेक हो जाती है। तो वैसे ही जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो आप बोल सकते हो कि बी का मास ज्यादा है तो बी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा ए से, है ना। चीजें समझ में तो आ रही है भाई कि इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ही है बॉडी की। ठीक है, कैपेसिटी आप बोल सकते हो। जैसे एक बॉटल और एक चेयर में किसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी भाई? जिसका मास ज्यादा होगा। अगर बॉटल का मास ज्यादा है देन उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, रेस्ट में रहने की। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है भाई? सिंपल सा आप अगर बोल सकते हो, किसी भी बॉडी की मोमेंटम की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बॉडी के मोमेंटम की बात कर रहे हो, मोमेंटम हमें क्यों यूज हुआ, ठीक है, चीजें भी आप समझेंगे मोमेंटम हमें क्यों यूज हुआ। आप बात कर रहे हो देखो मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम आप सिंपली किसी भी बॉडी के लिए बोल सकते हो कि उसका जो मास होगा, ठीक है, उसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी ये जरूर ध्यान में रखना कि मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपकी मोमेंटम भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब यूनिट आप निकाल सकते हो कि मास की यूनिट क्या होती है भाई हमारी केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड आपकी क्या होती है? मोमेंटम। आप देखो जैसे जैसे चीजें आप आगे पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स लगाओगे, उतनी ज्यादा आपको फील आएगी, है ना। तो मोमेंटम के लिए हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे अभी, उसके बाद फील आने लगेगी आपकी, है ना। चलो अब इसी मोमेंटम पे बेस्ड,
मोमेंटम हम क्यों पढ़ते हैं भाई? मोमेंटम पे ही बेस्ड आपके न्यूटन सर ने एक फॉर्मूला दिया है ना, उन्होंने मोमेंटम पे ही बेस्ड दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपका फोर्स जो होता है, ठीक है, फोर्स वो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, पर यूनिट टाइम होता है। उन्होंने सिंपल ये बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आप बोल सकते हो, या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो कि चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, काफी सारी चीजें। जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम हमको क्या बोला था हमने, p, ठीक है, मोमेंटम हम किससे डिनोट कर रहे थे, p से डिनोट करते हैं भाई मोमेंटम को। और या फिर आप बोल सकते हो f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप जानते हो मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, यही होता है। और एक चीज, मास हमारा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट, है ना, मास हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इतनी ज्यादा तो आप वेलोसिटी दे नहीं रहे हो कि लाइट की इक्वल दे दिया आपने, मास वेरी होने लगा, नहीं आप दे रहे हो भाई छोटी सी वेलोसिटी, तो मास आपका हमेशा कांस्टेंट। तो आप क्या बोलते हो, F इज इक्वल टू मास इंटू अब वेलोसिटी में ही चेंज होगा ना, तो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और ये क्वांटिटी सबने पढ़ रखी है क्या होती है, ये क्वांटिटी सबने पढ़ रखी भाई क्या होती है, वो क्या होती है, F इज इक्वल टू अगर आप बात करो तो डेल v बाई डेल t क्या होता है, एक्सेलरेशन। और यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है इसकी, फोर्स की, यहां से आप निकाल सकते हो, मास क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर इसको हम सिंपली न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर एक यूनिट और आती है आपकी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, डायन नहीं डाइन, ठीक है, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आई चीजें? चलो, 2 लॉ की बात कर लिया हमने, इन्होंने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ क्या था, ये आपको हर जगह मिलने वाला है भाई, ठीक है, ये आपको हर जगह मिलने वाला है, न्यूटन के दोनों लॉ मिलेंगे आपको, आप हायर क्लासेस में जाओगे ये हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। अभी आप कुछ पुल्ली वाले भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसमें इसका हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। जो मोस्ट अगर यूज होता है कोई भी लॉ न्यूटन का तो वो सेकेंड लॉ है ना, वो सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है। यही चीज है क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ये है कि मान लो अगर आप 1 किलो चीनी अपने घर से लेके निकले थे, ठीक है, अपने घर से लेके निकले, या फिर दुकान से 1 किलो चीनी लेके निकले, तो घर पे भी 1 ही किलो चीनी होगी ना, तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो तो कंजर्व हो गई है ना, कि वो चेंज नहीं हो रही, वो जितनी थी उतनी है। तो ऐसे मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका हम फायदा उठाते हैं। अब कैसे कंजर्व होता है ये समझ लेते हैं बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास कि अ बॉडी ऑफ मास कोलाइड्स विथ अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, कोई बॉडी है आपका मास m कोलाइड्स विथ अ वॉल विथ वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विथ द सेम स्पीड, ठीक है। कोई बॉडी है, ये आपका वॉल है, ठीक है, इधर ये आ रही है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए। ये इनिशियली v से थी, कोलाइड होने के बाद फिर ये इधर फिर से v से ही भाग गई, ठीक है, v से ही भाग गई। अब मैंने बताया मोमेंटम क्या है भाई, आपकी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, कि जिधर वेलोसिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो अगर आपसे बोला जाए कि चेंज इन मोमेंटम बताइए तो आप बोलोगे कि पी आई क्या था, इनिशियल मोमेंटम। अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो मास इसका अगर दोनों केस में m था, दोनों की वेलोसिटी भी सेम, तो मास प्लस ऑफ mv बोल सकते हो। क्या ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, कि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या मान लिया, नेगेटिव। और मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो आप बोलोगे प्लस का,
ठीक है। अब फाइनल की जब टक्कर हो गई उसके बाद मोमेंटम बताइए आप, उसके बाद मोमेंटम बताइए। आप बोलोगे डायरेक्शन चेंज हो गया, इट मींस माइनस, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास भी नहीं वेरी हुआ है आपका और वेलोसिटी भी वेरी नहीं हुई है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो पूछो आप, ठीक है, तुरंत पूछो कि ये बात समझ में आई। हम इनिशियल, हम क्या, देखो अगर आप चेंज की बात करते हो तो किसी दो रिस्पेक्टिव पॉइंट की ही बात कर रहे हो कि दोनों के रिस्पेक्ट में आप बताइए कि चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, है ना। आप रिस्पेक्टिव की ही बात करते हो, तो हम इनिशियल फाइनल मतलब 2 पॉइंट मान ले रहे हैं। एक मान रहे हैं इनिशियल जब लड़ने वाला था, एक जब लड़ गया, है ना, कोलाइड हो गया उसके बाद का। तो हमने पहले वाले में मोमेंटम निकाला तो मास तो सेम था दोनों केस में, वेलोसिटी भी दोनों केस में सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया और मोमेंटम आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। वो वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बोला था कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में आपकी मोमेंटम एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इस केस में किधर थी, इधर पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम आपका पॉजिटिव था, फाइनल क्या था, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो आप बोल सकते हो पी आई माइनस पी एफ या फिर पी एफ माइनस पी आई, वो डिपेंडेंट है आपका, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी विच इज इक्वल टू 2 ऑफ एम वी। क्या यही आपका चेंज इन मोमेंटम आने वाला था, है ना, यही आने वाला भाई, ट्वाइस ऑफ एम वी। मतलब टोटल अगर चेंज की बात करोगे तो मोमेंटम आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अगर इस केस की बात कर रहे हो तो, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन कैसे समझ सकते हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पे एक्ट होता है, कहां पे ये वैलिड होता है, ये सारी चीजें समझते हैं। बट इससे पहले आप ये बता दो चीजें आपको समझ में तो आई हैं अभी तक, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछो, और आप ट्राई किया करो कि आप जो चीजें आपको भी नहीं आती आप भी पूछा करो, है ना, ताकि मैं अगले क्लासेस में वो सारी चीजें क्लियर कर देता हूं हर बार। तो आप आज भी पूछ सकते हो, ठीक है, पूछो, मैं देखूंगा उसको चीजें क्लियर कर दूंगा अगले लेक्चर में, बट आप पूछो, ठीक है। तब तक आप डेफिनेशन पढ़ते रहो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, ठीक है। आप चीजें जब तक अपने से नहीं समझते हो भाई तब तक क्लियर नहीं होने वाली, तो आप समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when two or more bodies act upon one another, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा बॉडीज कोलाइड कर रही हो या फिर मीट कर रही हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे के ऊपर आ गई हो, देयर टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। या फिर आप दो या दो से ज्यादा बॉडीज की बात कर रहे हो या फिर एक सिस्टम की बात करो जिसमें काफी ज्यादा बॉडीज हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तब तक आपका मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब वो टोटल कांस्टेंट ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल होगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में v, है ना, इस डायरेक्शन में थी, ये मान लेते हैं a था, ये भी a था। अब ये कुछ हमारा रखा था इनिशियली u इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, मतलब रेस्ट पे था, ये b था। अब दोनों कोलाइड किए, ठीक है, दोनों बॉडी, आप समझ रहे हो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, टकराव, कोलिजन मतलब टकराव, ये हमने रखा हुआ था ऐसे और ये आके ऐसे टक्कर किया, ठीक है, टक्कर। अब बोल रहे हो कि दो बॉडी भाई आपका, है ना, हम मोमेंटम कंजर्वेशन दो बॉडी के केस में ही लगा सकते हैं, एक केस में नहीं। तो दो बॉडी का हमने कोलिजन कराया कि एक रखा हुआ था, एक हमने ऐसे फेंका, दोनों जाके टक्कर किया, ठीक है, दोनों जाके टक्कर किया। अब आपसे बोला जाए कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के दिखाइए, तो ये तो कंडीशन हो गई जब नहीं कंडीशन थी, जब नहीं टक्कर हुआ। बाद में ये मान लेते हैं कुछ टक्कर हो के ये हो गया ए और बी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इस सिस्टम की वेलोसिटी बताइए, दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों सिस्टम की वेलोसिटी बताइए, उस केस में आप क्या बोलते हो भाई कि सिस्टम कंजर्वेशन, जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो हमें यहाँ हेल्पफुल होता है। अब कैसे,
कंजर्वेशन मतलब जो इनिशियल होगी मोमेंटम, सॉरी पी, ठीक है, पी होगा यहाँ पे, पी जो है वही फाइनल भी होना चाहिए। यही मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल है कि जो इनिशियल थी वही फाइनल होगी, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है ना, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो जो इनिशियल में थी वही फाइनल में होगी। तो आप इनिशियली में बॉडी हमारी सेपरेट थी, बट बाद में हमने एक सिस्टम मान लिया, उसकी वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो इनिशियल क्या थी, m इंटू एम ए इंटू वी ए थी, ठीक है, बट पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव प्लस ऑफ, अब इसकी लिखेंगे दूसरे वाले बॉडी की। ये लिखने का तरीका होता है भाई कि अगर दो बॉडी है आपके पास तो आप इनिशियली दोनों का सेपरेट लिखते हो, बाद में दोनों को अगर एक सिस्टम मान के लिख लेते हो। तो आप बी की बात करो तो बी पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए इसकी मोमेंटम ऑफ पी भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया आपका। अब इक्वल टू, ये तो हो गई बात इनिशियल कंडीशन की, ये हो गया 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशन की बाद में दोनों का मास जुड़ गया हमारे पास, एम ए प्लस एम बी इंटू वी मान लेते हैं, दोनों मिलके एक वी डायरेक्ट वेलोसिटी से जाने लगे। जैसे ये हमारा पेन रखा था, हमने ये लाया, अब इसको टक्कर हुई, ये दोनों साथ में जाने लगे, ठीक है, ये दोनों साथ में जाने लगे। ये कंडीशन यहाँ पे आई, ठीक है, कि मतलब हमने ये रखा था ऐसे पेन, और ये वाला पेन ऐसे आया, दोनों को साथ में लेके जाने लगा। यही वाला कंडीशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि ये बॉडी एक रेस्ट पे रखी थी, दूसरी ऐसे आई, इसको साथ में लेके जाने लगी। तो आप बोलोगे अगर पहली वाली बॉडी VA से आ रही थी तो जब दोनों साथ में जा रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू, यही V तो आपने मान रखा है ना भाई, देखो स्टेप बाय स्टेप मान के चलना होता है यहाँ पे कि दोनों का बॉडी का मास क्या हो गया, ma प्लस mb, और वेलोसिटी दोनों सिस्टम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v से, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा पूरे सिस्टम का, ma प्लस mb इंटू नेट मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, नेट मास इंटू वेलोसिटी, यही होगा। अब जब नेट मास इंटू वेलोसिटी, तो आप बोलोगे कि ma इंटू वी ए जो इनिशियल था अपॉन ma प्लस mb, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। समझ में आई बात? चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई कि अगर आपको कोई दो बॉडी दिया जाए, एक रेस्ट पे रखी थी, दूसरी वाली उससे कोलाइड हुई, ठीक है, जाके उससे टकराई और उसको साथ में लेके जाने लगी, है ना, तो आप बोल सकते हो वहां पे क्या बोल सकते हो भाई कि आपकी वेलोसिटी जो दोनों पूरे सिस्टम की होगी वो क्या हो सकती है। और एक के हिसाब से बोला जा सकता है कि इसकी वेलोसिटी कुछ आपको v2 गिवन हो, तब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो ये 0 हुआ है ये nb इंटू v2 हो जाएगी ना, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, जस्ट इतना चेंज होगा। बट कंजर्वेशन हर केस में यही होगा। अब कोलिजन दो होता है आपका, एक इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिक, एक आपका होता है इन इलास्टिक, ठीक है। हम जब कोलिजन की बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे आगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ना, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, बॉडी रेस्ट में हो जाती है या फिर वो मूव करने लगती, क्या क्या चीजें होती हैं सारी। बट अभी इतना ही चीजें हमें समझनी थी, है ना। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। अगर इसमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं, है ना, आज के लिए इतना काफी है। आप इतनी सारी चीजें समझ लो, पढ़ लो। अगर आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हो, आप पूछो, ठीक है। कल मैंने पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप जरूर पूछो क्या क्या चीजें आपकी फंसी हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच।